हरीश बाबू और उनकी पत्नी सावित्री सरकारी मुलाजिम थे। रुपए पैसों की कोई कमी नहीं थी, मगर निसंतान होने की कसक दोनों को हमेशा रहती। हरीश बाबू का साला सुधीर उनके करीब ही किराए के मकान में रहता था। उसकी माली हालत ठीक न थी। उसका 4 वर्षीय बेटा सुमंत हरीश बाबू से घुल मिल गया था। एक तरह से दोनों की जिंदगी में निसंतान न होने के चलते जो शून्यता थी वो काफी हद तक सुमंत से भर जाती। हरीश बाबू अक्सर सुमंत को अपने घर ले आते, कंधे पर बिठाकर बाजार ले जाते, उसकी हर फरमाइश पूरी करते, उसकी हर खुशी में वे अपनी खुशी तलाशते। सावित्री भी सुमंत के बगैर एक पल न रह पाती। दोनों सुमंत की थका देने वाली धमा चौकड़ी पर जरा भी उफ न करते। वहीं सुधीर व सुनीता उसकी बेवजह हरकतों के लिए उसे डांटते। जाओ फूफा जी के पास, वही तुम्हारी शैतानी बर्दाश्त करेंगे। एक दिन सुनीता सुमंत पर चिल्ला रही थी कि तभी हरीश बाबू उनके घर में घुसे। उन्हें देखकर सुमंत लपक कर उनकी गोद में चढ़ गया। बच्चे को डांट क्यों रही हो? हरीश बाबू रोज से बोले। आपके लाड प्यार ने इसे बिगाड़ दिया है, हर समय कोई न कोई फरमाइश करता रहता है। आप तो जानते हैं कि हमारी आर्थिक स्थिति क्या है, उसकी जरूरतों को पूरा करना हमारे वश में नहीं है। सुधीर का भी मूड खराब था। उस रोज हरीश बाबू निराश घर आए। सावित्री से कहा अब वे सुमंत को नहीं लाएंगे। क्यों, कुछ हो गया? सावित्री आशंकित स्वर में बोले। सुधीर को बुरा लगता है। वो क्यों बुरा मानेगा? आप ही को कोई गलतफहमी हुई है, वो मेरा भाई है, मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ। हंसकर सावित्री ने टाला। 2 दिन सुमंत नहीं आया। दोनों बेचैन हो उठे। उनका किसी काम में मन नहीं लग रहा था। बार बार ध्यान सुमंत पर ही चला जाता। हरीश बाबू से कहते नहीं बन रहा था, गैर के बेटे पर क्या हक। सावित्री हरीश बाबू का मुंह देख रही थी। वो उनकी पहल का इंतजार कर रही थी। जब उसे लगा कि वे संकोच कर रहे हैं तो उठी। मैं सुधीर के घर जा रही हूँ, जाने की कोई जरूरत नहीं। उन्होंने रोका। आप भी बच्चों की तरह रूठ जाते हैं, वो मेरा भाई है, आप ना जाए मैं तो जा सकती हूँ, कहकर वो निकलने लगी। सुमंत को लाने की कोई जरूरत नहीं, हरीश बाबू ने बेमन से कहा, पर सावित्री ने उनके भीतर छिपे भावों को पढ़ लिया। वो मंद मंद मुस्कुराने लगी। आप सच कह रहे हैं? सावित्री ने रुक कर पूछा तो हरीश बाबू नजरें चुराने लगे। तभी फाटक पर किसी की आहट हुई। सुमंत सुधीर की उंगली पकड़कर अंदर घुसा। जैसे ही उसकी नजर हरीश बाबू पर पड़ी, उंगली छुड़ाकर तेजी से भागा। हरीश बाबू उसकी बोली सुनते ही भाव विभोर हो गए। झट से उठकर उसे गोद में उठा लिया। आपके पास आने की जिद कर रहा था, रो रो कर इसका बुरा हाल था। सुधीर थोड़ा नाराज था तो भेज देता, बच्चों को कोई बांध सकता है। सावित्री रूट स्वर में बोली। सुधीर बिना कोई प्रतिक्रिया जताए चला गया। हरीश बाबू सुमंत के साथ 2 दिनों की कसर निकालने लगे। खूब मौज मस्ती की दोनों ने। हरीश बाबू ने उसके लिए बाजार से बड़ी मोटर खरीदी। सावित्री ने उसे अपने हाथों से खाना खिलाया। आइसक्रीम की जिद की तो भी दिलाई। थक गया तो अपने सीने से लगाकर थपकी देकर सुला दिया। शाम को सुनीता आई, तब वो अपने घर गया। वो तब भी नहीं जा रहा था। कहने लगा, मम्मी तुम भी यहीं रहो, लेकिन सुनीता किसी तरह से उसे पुचकार कर घर ले गई। उसके जाते ही फिर वही उदासी, अकेलापन। हरीश बाबू और सावित्री के पास करने को कुछ था नहीं। साफ सफाई का काम नौकरानी कर जाती, सिर्फ खाना बनाना भर रह जाता। हरीश बाबू का काम ऐसा था कि वे बहुत कम ऑफिस जाते। वहीं सावित्री के स्कूल की 2 बजे तक छुट्टी हो जाती। उसके बाद शुरू होती सुमंत की तलब। सुमंत आता तो घर में चहल पहल हो जाती। एक दिन हरीश बाबू सावित्री से बोले, सावित्री बुढ़ापे के लिए कुछ सोचा है? 15 साल बाद हम रिटायर हो जाएंगे, फिर कैसे कटेगी बिना औलाद की जिंदगी? अकेला घर काटने को दौड़ेगा, तब की तब देखी जाएगी, उसके लिए अभी से क्या सोचना? सावित्री ने टालने के अंदाज में कहा। हरीश बाबू कुछ सोचने लगे। क्षणिक विचार प्रक्रिया से उबरने के बाद बोले, क्यों ना हम सुमंत को गोद ले लें? ख्याल तो अच्छा है, पर सुधीर तैयार होगा? उसे तुम तैयार करोगी, कहकर हरीश बाबू चुप हो गए। सावित्री ने अनुभव किया कि वे कुछ और कहना चाह रहे थे, पर संकोचवश कह नहीं रहे थे। सावित्री ने ही पहल की। आप कुछ और कहना चाह रहे थे, तुम्हें ऐतराज ना हो तो? हरीश बाबू बोले,
कहकर तो देखिए, हो सकता है ना हो। सावित्री मुस्कुराई। क्यों ना सुधीर सा परिवार यहीं आकर रहे। इतना बड़ा घर है, सब मिलजुल कर रहेंगे तो अकेलापन खलेगा नहीं। हरीश बाबू का प्रस्ताव सावित्री को जच गया। वैसे भी सुमंत को गोद लेने पर मकान उन्हीं लोगों का होगा। रुपया पैसा क्या कोई अपने साथ लेकर जाएगा। एक दिन मौका पाकर सावित्री ने सुधीर से अपने मन की बात कही। सुधीर तो यही चाहता था, इसी बहाने उसे रहने का अस्थायी ठौर ठिकाना मिल जाएगा। साथ में दोनों का लाखों का बैंक बैलेंस। थोड़ी नानुपुर के बाद सुधीर सपरिवार आकर रहने लगा। घर की रौनक बढ़ गई। घर संभालने का काम सुनीता के कंधों पर आ गया। हरीश बाबू सावित्री नौकरी पर चले जाते तो सुनीता ही घर का सारा काम निपटाती। उन्हें समय पर खाना पीना मिल जाता। साथ में मन बहलाने के लिए सुमंत की घमा चौकड़ी। हरीश बाबू ने सुमंत की हर जरूरतें पूरी की। शहर के अच्छे स्कूल में नाम लिखवाया। जिस चीज की जिद करता, चाहे कितनी ही महंगी हो, अवश्य दिलवाते। सुधीर के रहते हुए 6 महीने से ज्यादा हो गए। एक रात हरीश बाबू और सावित्री ने फैसला लिया कि जो काम कल करना है उसे अभी करने में क्या हर्ज है। लिहाजा आपसी सलाह से सुमंत को गोद लेने के फैसले को एक दिन दोनों ने मूर्त रूप दे दिया। गोदनामे की एक शानदार पार्टी दी। पार्टी में उन्होंने अपने सारे रिश्तेदारों और दोस्तों को बुलाया। उनका सगा भाई नटवर भी आया। वो हरीश बाबू के इस गोदनामे से खुश नहीं था, सो अपनी नाखुशी जाहिर करने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। हरीश बाबू शुरू से अपनी पत्नी की ही करते आए। उसकी सबसे बड़ी वजह थी ससुराल के बगल में उनका अस्थायी मकान का होना। नटवर का दोस्त था कि वो एक नंबर का धूर्त और चालबाज था। इसी वजह से हरीश बाबू उसको पसंद नहीं करते थे। उस रोज वो बिना खाए पिए ही चला गया। लोगों की नाराजगी से बेखबर हरीश बाबू अपने में खोए रहे। गोदनामे के बाद जब सुधीर हरीश बाबू के बल पर आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो गया तो अपने काम धंधे से लापरवाह हो गया। आलसी वो शुरू से था, फिर जब बिना मेहनत के मिले तो कोई क्यों हाथ पांव मारे। वैसे भी व्यापार में अनिश्चितता बनी रहती है। कुछ महीनों बाद सुधीर दुकान बंद करके घर पर ही रहने लगा। हरीश बाबू चुप रहते, मगर सावित्री बहन होने के नाते सुधीर को डांट डपट देती। धीरे धीरे हरीश बाबू को भी उसकी बेकारी खलने लगी। वे भी मुखर होने लगे। इन्हीं सब वजहों से महीने में एक आध बार दोनों में तू मैं हो जाती। एक दिन अचानक सावित्री को ब्रेन हेमरेज हो गया। 2 दिन कोमा में रहने के बाद वो चल बसी। हरीश बाबू का दिल टूट गया। वे गहरी वेदना में डूब गए। उस समय सुमंत ना होता तो निश्चय ही वे जीने की आस छोड़ देते। सुमंत हाई स्कूल में पहुंच गया था तो मोटरसाइकिल की जिद करने लगा। हरीश बाबू ने उसे तुरंत मोटरसाइकिल खरीदवा दी। घर गृहस्थी चलाने के लिए एक मुश्त रुपया वे सुधीर को दे देते। सुधीर उन पैसों में से अपने महीने का खर्च निकाल लेता। एक दिन हरीश बाबू ने पूछा, जितना तुम्हें देते हैं तुम सब खर्च कर देते हो, क्या कुछ बचता है कि नहीं। हरीश बाबू के समझाने बुझाने पर वो मान गया। समय सरकता रहा। एक दिन सुमंत इंजीनियर बन गया। जब उसका कैंपस चयन हुआ तो सभी खुश थे। हरीश बाबू ने इस अवसर पर सभी का मुंह मीठा कराया। खुशी के साथ उन्हें ये जानकर तकलीफ भी थी कि सुमंत अब बेंगलुरु में रहेगा। पहली बार वो अकेला गया। हरीश बाबू बूढ़े हो चले थे। उनकी देखभाल सुनीता और सुधीर के लिए समस्या थी। समय पर दवा और भोजन न मिलता तो वे चिढ़ जाते। कभी सुनीता तो कभी सुधीर से उलझ जाते। दोनों उनकी हरकतों से आजिज थे, सिर्फ मौके की तलाश में थे। जैसे ही सुमंत ने उन्हें बेंगलुरु बुलाया, दोनों ने एक पल में हरीश बाबू के एहसानों को धो डाला। जिस हरीश बाबू ने सुमंत को कलेजे से लगाकर पाला पोसा, सुधीर सुनीता का खर्चा भी उठाया, सुमंत की इंजीनियरिंग की फीस भरी, अपनी पत्नी के सारे जेवरात सुनीता को दे दिए। बची उनकी असल संपत्ति फिक्स डिपॉजिट के रुपए, वे सभी सुमंत को ही मिलते। उनको छोड़कर सुधीर व सुनीता ने बेंगलुरु में बसने का फैसला लिया तो उन्हें गहरा आघात लगा। वे नितांत अकेला महसूस करने लगे। पत्नी के गुजर जाने पर उन्हें उतना नहीं खला जितना आज। कैसे कटेगा वक्त उन चेहरों के बगैर जिन्हें रोज देखने के वे आदी थे। कल्पना मात्र से ही उनके दिल में हुक उठती। वे अपने दुखों का बयां किससे करें। घर के आंगन में एक रोज वे रोने लगे। वे अपने आप को कोसने लगे। मैंने ऐसा कौन सा
अपराध किया था जो प्रकृति ने बुढ़ापे का एक सहारा देना भी मुनासिब न समझा। लोग गंदे काम करके भी आनंद का जीवन गुजारते हैं। मुझे तो याद भी नहीं आता कि मैंने किसी का दिल दुखाया हो। फिर अकेलेपन की पीड़ा मुझे ही क्यों? तभी सुनीता की आवाज ने उनकी तंद्रा तोड़ी। जल्दी जल्दी उन्होंने आंसू पोंछे। गाड़ी का वक्त हो रहा है। दोनों ने हरीश बाबू के पैर छूकर रस्म अदायगी की। दोनों अंदर ही अंदर खुश थे कि चलो मुक्ति मिली इस बूढ़े की सेवा करने से। अकेले रहेगा तो दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा। बेंगलुरु आने का न्योता सुधीर ने सिर्फ औपचारिकता वश दिया, पर उन्होंने इनकार कर दिया। इस बुढ़ापे में परदेश में बसने की क्या तुक? यहाँ तो लोग मुझे जानते हैं, वहाँ कौन पहचानेगा? हरीश बाबू के कथन पर दोनों की जान छूटी। अब ये कहने को तो नहीं रह जाएगा कि हमने साथ रहने को नहीं कहा। सुधीर और सुनीता अच्छी तरह जानते थे कि हरीश बाबू गोदनामा बदलेंगे नहीं। इस उम्र में दूसरा कदम उठाने से हर आदमी डरता है। वैसे भी हरीश बाबू को अपने मकान का कोई मोह नहीं था। उम्र के इस पड़ाव पर वे सिर्फ यही चाहते थे कि कोई उन्हें समय पर खाना व बीमारी में दवा का प्रबंध कर दे। सुधीर के संस्कारों का ही असर था कि सुमंत भी सुधीर और अपनी माँ की तरह ही सोचने लगा। सिर्फ कहने के लिए वो हरीश बाबू का दत्तक पुत्र था। जब तक अबोध था तभी तक उसके दिल में हरीश बाबू के प्रति लगाव था। जैसे ही उसमें दुनियादारी की समझ आई, अपने माँ बाप का होकर रह गया। सुमंत के चले जाने के बाद हरीश बाबू को अपने फैसले पर पछतावा होने लगा। वे सोचने लगे, इससे अच्छा होता कि वे किसी को गोद ही न लेते। मरने के बाद संपत्ति जो चाहे लेता, क्या फर्क पड़ता? गोद लेकर एक तरह से सभी से बैर ले लिया। एक सुबह हरीश बाबू टहल रहे थे। आते ही उन्हें चाय की तलब हुई। दिक्कत इस बात की थी कि कौन बनाए। नौकरानी 3 दिनों से छुट्टी पर थी। वे चाय बनाने ही जा रहे थे कि फाटक पर किसी की दस्तक हुई। चलकर आए, देखा सामने नटवर और उसकी पत्नी खड़े थे। दोनों ने हरीश बाबू के चरण स्पर्श किए। बैठो, मैं तुम लोगों के लिए चाय लेकर आता हूँ। वे किचन की तरफ जाने लगे। आप क्यों चाय बनाओगे? सुधीर नहीं है क्या? नटवर ने पूछा। वो सब परिवार बेंगलुरु बस गया। आपको खाना बनाकर कौन देता होगा? नौकरानी है, वही सुबह शाम खाना बना देती है। नटवर को अपने रिश्ते की अहमियत दिखाने का अच्छा मौका मिला। तुरंत अपनी पत्नी को चाय नाश्ता बनाने का आदेश दिया। हरीश बाबू मना करते रहे, मगर नटवर ने रिश्ते की दुहाई देकर उन्हें कुछ नहीं करने दिया। इस बीच उनके कान भरता रहा। सुमंत को गोद लेने से क्या फायदा जब बुढ़ापे में अपने ही हाथ से खाना बनाना है? ऐसी बात नहीं है, वो मुझे भी ले जाना चाहता था। हरीश बाबू ने सफाई दी। सिर्फ कहने को, वो जानता है कि आप अपना घर छोड़कर नहीं जाने वाले। सुमन तक तो ठीक था, सुधीर क्यों चला गया? सुधीर को खाने पीने की तकलीफ थी। शादी कर देते और खुद आपके पास रहते। नटवर को लगा कि तीर निशाने पर लगा है तो आगे बोला, आपकी करोड़ों की अचल संपत्ति का मालिक सुधीर का बेटा ही तो है। क्या उसका लाभ सुधीर को नहीं मिलेगा? ऐसे में क्या सुधीर और सुनीता का फर्ज नहीं बनता कि मृत्यु पर्यंत आपकी सेवा करे? नटवर की बात ठीक थी। कल तक जिस नटवर से उन्हें चिढ़ती, आज अचानक उसकी कही बातें उन्हें तर्क संगत लगने लगी। उस रोज नटवर दिन भर वहीं रहा। नटवर ने भरकस सुमंत के खिलाफ हरीश बाबू को भड़काया। हरीश बाबू सुनते रहे। उनके दिल में सुमंत को लेकर कोई मलाल नहीं था। तो भी क्या सुधीर का कोई फर्ज नहीं बनता? इस बीच नटवर की पत्नी ने घर की साफ सफाई की। हरीश बाबू के गंदे कपड़े धोए। घर में जिन चीजों की कमी थी उन्हें नटवर ने अपने रुपयों से खरीद कर घर में रख दिया। रोजाना के लिए कुछ नाश्ते का सामान बनाकर रख दिया ताकि सुबह सुबह उन्हें खाली पेट देर तक न रहना पड़े। जाते जाते रात का खाना भी बना गई। एक तरह से नटवर और उसकी पत्नी ने हरीश बाबू को खून का लगाव दिखाने में अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। जाते जाते नटवर ने अक्सर आने का हरीश बाबू को आश्वासन दिया। सुधीर को हरीश बाबू का पूछना नागवार लगा। ऐंठ कर बोला, बचता तो आपको नहीं देता। नहीं देते इसलिए पूछ रहा हूँ। हरीश बाबू बोले। सुनीता के कानों में दोनों के संवाद पड़ रहे थे। उसे भी हरीश बाबू का तहकीकात करना बुरा लग रहा था। जानने को वो अपने पति की हर आदत जानती थी।
यानी मैं बचे पैसे उड़ा देता हूँ, सुधीर अकड़ा। पैसे बचते हैं, आप सठिया गए हैं, बेसिर पैर की बातें करते हैं, सुनीता से अनाप शनाप खाने पीने की फरमाइशें करते हैं, न देने पर मुंह फुला लेते हैं और मुझे चोर समझते हैं। मैं तुम्हें चोर समझ रहा हूँ? हरीश बाबू भड़के। और नहीं तो क्या, आपके साथ जब से रह रहा हूँ सिवा जलालत के कुछ नहीं मिला। कभी कभी तो जी करता है कि घर छोड़कर ही चला जाऊं। चले जाओ, मैंने कब रोका है? चला जाऊंगा, आज ही चला जाऊंगा। पैर पटक कर वो बाहर चला गया। उस रात उसने सुनीता से सलाह कर ससुराल में रहने का निश्चय किया। हालांकि ये व्यवहारिक नहीं था, भले ही तैश में आकर उसने कहा हो, पर वो अपनी औकात जानता था। वहां जाकर खाएगा क्या? सुमंत भी किसी लायक नहीं था, उस पर यहाँ से चला गया तो हो सकता है हरीश बाबू वसीयत ही बदल दे। फिर तो वो ना घर का रहेगा और ना घाट का। अचल संपत्ति तो थी ही, सावित्री के जेवरात, बैंक में फिक्स रुपए, इन सब से उसे हाथ धोना पड़ता। सुनीता भी कम शातिर नहीं थी, थोड़ा अपमान सहकर रहने में उसे हर्ज नहीं नजर आता था। एक कहावत है, दुधारी गाय की लात भी भली। सुधीर को उसने अच्छे से समझाया। सुधीर इतना बेवकूफ नहीं था जितना सुनीता समझती थी। उसने तो सिर्फ गिदड़ धमकी ही दी थी हरीश बाबू को। वो हरीश बाबू की कमजोरी जानता था। सुमंत के बगैर वे एक पल नहीं रह सकते थे। दिखाने के लिए वो अपना सामान पैक करने लगा। कहाँ की तैयारी है? हरीश बाबू का गुस्सा शांत हो चुका था। मैं आपके साथ नहीं रह सकता। मैं तुम्हारा जीजा हूँ, उम्र में तुमसे बड़ा हूँ, क्या इतना भी पूछने का हक नहीं मुझे? सलीके से पूछा कीजिए, क्या मेरी कोई इज्जत नहीं? मेरा बेटा बड़ा हो रहा है, क्या सोचेगा वो मेरे बारे में? सुधीर के कथन में सच्चाई थी, इसलिए वे भी मान मनोबल पर आ गए। हरीश बाबू लेटे लेटे सोचने लगे, अच्छा होता अगर वे अनाथालय से कोई बच्चा गोद ले लेते, कम से कम एक बच्चे का तो जीवन सुधर जाता। करीबी संबंधी को गोद लेकर उन्हें क्या मिला? सुमन तब तक उनका दुलारा रहा जब तक उसे उनकी जरूरत थी। जैसे ही अपने पैरों पर खड़ा हुआ, अपने माँ बाप का हो गया, आज की तारीख में उसको मेरी जरूरत नहीं। तभी तो बेगानों जैसा व्यवहार करने लगा है। सोचते सोचते कब उनकी आंख लग गई, उन्हें पता ही ना चला। अगली सुबह एक ठोस नतीजे के साथ फोन करके उन्होंने अपने वकील को बुलाया। क्या गोदनामा बदल सकता है? अचानक उनके फैसले से वकील को भी आश्चर्य हुआ। ये तो नहीं हो सकता, पर आप ऐसा चाहते क्यों हैं? वकील ने प्रश्न किया। हरीश बाबू ने सारा वाकया बयां कर दिया। आप ही बताइए, सुमंत को मैंने अपना बेटा माना, बदले में उसने मुझे क्या समझा? वो अच्छी तरह जानता है कि मैंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया। इस पर उसने मेरी उपेक्षा की। क्यों? या तो उसे मेरी अब जरूरत नहीं, या फिर वो ये सोच बैठा है कि भावनात्मक रूप से जुड़े होने के नाते मैं उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लूंगा। कुछ सोचकर वकील बोला, आप चाहेंगे तो वसीयत बदल सकते हैं और सुमंत को कुछ भी न दे। आप वसीयत बदल दीजिए ताकि उसे सबक मिले। इस तरह मुझे भी अपनी गलती सुधारने का मौका मिलेगा। वकील ने वही किया जो हरीश बाबू चाहते थे, यानी वसीयत बदलवा दी। ये खबर किसी को कानों कान न लगी। नटवर जब भी आता यही रट लगाता कि आप गोदनामा बदल दें। मैं आपका सगा भाई हूँ, जब तक जीवित रहूंगा आपकी सेवा करता रहूंगा। आपकी संपत्ति गैर को मिले, ये बड़े शर्म की बात होगी। हरीश बाबू उसका मन टटोलने की नीयत से बोले, क्या तुम लालच में मेरी सेवा करोगे? नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। नटवर सकपकाया, मैं सिर्फ आपको राय दे रहा हूँ, खुदगर्ज को देने से क्या फायदा? सुधीर को देखकर आपने देख लिया, तुम मुझे खून के रिश्ते का वास्ता दे रहे हो। मान लिया जाए कि मैं तुम्हें फूटी कौड़ी भी ना दूं, तो भी क्या तुम मेरी ऐसी ही देखभाल करते रहोगे? नटवर ने बेमन से हामी भर दी तो, मगर हरीश बाबू उसे अच्छी तरह से जानते थे कि उसके मन में क्या है। एक रोज हरीश बाबू अकेले पेंशन लेकर लौट रहे थे। रिक्शे से गिर पड़े, टांग की हड्डी टूट गई। किसी तरह कुछ हमदर्द लोगों की मदद से अस्पताल ले जाए गए, जहां उनके प्लास्टर लगा। 1 महीने से ज्यादा तक वे किसी काम के नहीं रहे। सुधीर को खबर दी भी तो वो नहीं आया। सुमंत को दिक्कत होगी, बहाना बना दिया। सुमंत तो कहीं भी खा पी सकता था, पर वे
कैसे रहेंगे, वो भी इस हालत में उसने ये नहीं सोचा। नौकरानी ही उन्हें डंडे के सहारे उठाती बैठाती, उनकी देखभाल करती, वह खाना बनाकर देती। बुढ़ापे का शरीर एक बार झटका तो उबर ना सका। एक सुबह खुदगर्ज दुनिया में उन्होंने अंतिम सांस ली। उस समय उनके पास कोई नहीं था। मौत की खबर लगी तो नटवर भी भागे भागे आया। उस समय सगे में वही था। हरीश बाबू का एक और साला किशन भी आ चुका था। नटवर अपने भाई का क्रियाक्रम करने का इंतजाम करने लगा। उसे ऐसा करता देख किशन बोला, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। उनका दत्तक पुत्र सुमंत बेंगलोर से चल चुका है। बेटा? कैसा बेटा? उनकी कोई औलाद नहीं थी, नटवर बोला। आप अच्छी तरह जानते हैं कि उन्होंने सुमंत को गोद लिया था। कानूनन वही उनका बेटा है। किशन को क्रोध आया। मैं किसी सुमंत को नहीं जानता। मैं उनका क्रियाक्रम करूंगा क्योंकि वे मेरे सगे भाई थे। उन पर हमारा हक है, इससे हमें कोई नहीं रोक सकता। नटवर हरीश बाबू के शरीर से कपड़ा हटाने लगा। रुक जाइए, किशन बिगड़ा। अपनी हद में रहिए वरना मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। पुलिस? वो क्या करेगी? हमने इनकी हत्या तो की नहीं जो लाश चोरी से जलाने जा रहे हैं। भाई का क्रियाक्रम भाई नहीं करेगा तो कौन करेगा? नटवर ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया। जब नटवर नहीं माना तो किशन ने थाने में जाकर शिकायत कर दी। पुलिस मामले की तहकीकात में जुट गई। उनका कोई बेटा नहीं था, नटवर बोला। क्या ये सच है? थानेदार ने किशन से पूछा। हाँ, पर उन्होंने अपने साले के बेटे सुमंत को बाकायदा गोद लिया था। गोदनामा न्यायालय में रजिस्टर्ड है। क्या आप मुझे वे कागजात दिखा सकते हैं? क्यों नहीं, पर आपको 1-2 दिन इंतजार करना होगा। कागज उन्हीं के पास है। थानेदार को किशन की बात में सच्चाई नजर आई। लाश का क्रियाक्रम उनके आने तक रुक गया। प्लेन से आने में सुधीर, सुनीता व सुमंत को ज्यादा समय नहीं लगा। नटवर तो जानता ही था कि हरीश बाबू ने सुमंत को गोद लिया था, मगर जिस तरह से उससे जल्दबाजी की वो सबकी समझ से परे था। अंतिम संस्कार करने के बाद जब सब लौटे तो सुनीता हरीश बाबू के फोटो के सामने टेसुए बहाते हुए मिली। कितना तो कहा बेंगलुरु चलिए, पर नहीं गए। कहने लगे, इस शहर से ना जाने कितनी यादें जुड़ी हैं। बेगाने शहर में एक पल जी नहीं सकूंगा। 13वीं के बाद सुधीर वकील के पास गया। वो मकान पर जल्द से जल्द सुमंत का नाम चढ़वा देना चाहता था ताकि भविष्य में मकान बेचकर अच्छी रकम प्राप्त की जा सके। वसीयत में सुमंत के नाम कुछ नहीं था। वकील बोला, ये आप क्या कह रहे हैं? गोदनामा तो बाकायदा रजिस्टर्ड है। सुधीर को पैरों के तले जमीन खिसकती नजर आई। हरीश बाबू अपने जीते जी अपनी संपत्ति के बारे में कुछ भी कर सकते थे। वकील ने बताया, मैं नहीं मान सकता। जरूर उनकी मानसिक दशा ठीक नहीं होगी। किसी ने उन्हें बरगलाया है। सुधीर की तिवरियां चढ़ गई। आप जो समझे। फिर ये मकान किसका होगा? सुधीर ने सवाल किया। उनके भाई के बेटों का। वकील कुछ छिपा रहा था जो सुधीर समझ ना सका। नटवर को पता चला कि हरीश बाबू ने वसीयत में उसका नाम लिखा है तो मकान पर अपना मालिकाना हक जमाने चला आया। मैं मकान खाली नहीं करूंगा, वे मेरे पिता थे, सुमंत तैश में बोला। करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि वसीयत में तुम्हारा हक रद्द हो चुका है। सुना नहीं वकील ने क्या कहा? नटवर ने कहा कि अब ये मकान मेरे बेटों का होगा। जाहिर सी बात है कि मुझसे ज्यादा करीबी कौन होगा? नटवर के चेहरे पर विजय की मुस्कान बिखर गई। अगर ऐसा है तो मैं इसे अदालत में चुनौती दूंगा। उन्होंने ये सब अपने मन से नहीं किया होगा। सुमंत के तर्क को नटवर ने नहीं माना। क्या इस वसीयत को अदालत में चुनौती दी जा सकती है? सुधीर ने वकील से पूछा। क्या सिद्ध करना चाहेंगे आप? यही कि उनकी मानसिक दशा ठीक नहीं थी, लिहाजा ये वसीयत गैर कानूनी है। उनकी नई वसीयत में बाकायदा 2 प्रतिष्ठित लोगों के हस्ताक्षर हैं, जिस पर साफ साफ लिखा है कि मैं पूरे होशो-हवास में अपनी वसीयत बदल रहा हूँ। सुधीर हताश था। वकील के चेहरे पर स्मित की हल्की रेखा खिंच गई। अब क्या किया जा सकता है? सुधीर इस उधेड़-बुन में था। वो भारी कदमों से वकील के चैम्बर से अपने घर जाने के लिए निकला ही था। तभी वकील ने कहा, जनाब, आपने क्या सोचा था कि बिना जिम्मेदारी निभाए करोड़ों की संपत्ति पर कब्जा कर लेंगे?
इसी बात का अफसोस है। अब अफसोस करने से क्या फायदा। वैसे हरीश बाबू ने एक ट्रस्ट बना दिया है, न सुमंत को दिया है न भाई के बेटों को। उन्होंने इस मकान को गरीबों की शिक्षा के लिए स्कूल बनवाने के लिए दे दिया है। वकील के कथन पर सुधीर का चेहरा देखने लायक था। सुनीता ने सुना तो लगा वो बेहोश हो जाएगी। उसे विश्वास था कि किन्हीं भी परिस्थितियों में हरीश बाबू गोदनामा नहीं बदलेंगे, इसलिए वो उनके प्रति लापरवाह हो गई थी। उसी का फल उसे अब मिला। अब सिवाय पछताने के उनके पास कुछ नहीं रहा। हरीश बाबू ने सही वसीयत करके लालची बिलौटों को सही जवाब दे दिया था। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।